हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड के इतिहास विषय के समसामयिक भारत के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। किसी भी देश का मूल कानून होता है। यही नागरिक अधिकारों, मानव अधिकारों को परिभाषित करता है। देश की आर्थिक क्रियाओं का विधि सम्मत तरीके से नियंत्रण करता है। राज्य व्यवस्था का संचालन इसका मूलभूत उद्देश्य होता है और सभी प्रकार के अपराधों के विरुद्ध व्यवस्था संविधान ही देता है। भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई। कब हुई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसमें मैंने देखी है, हाईलाइट कर रखी है काफी सारी लाइनें जो आपके लिए स्पेशल है, आपको ध्यान देने योग्य है, क्योंकि जब हमारा सेक्शन ए पेपर में आता है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। तो आप हमेशा जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो इस तरह से हाईलाइट कर लें, इससे क्वेश्चंस आपके अपना आप तैयार होते जाएंगे। अंग्रेजी शासन के आगमन के साथ साथ प्रशासन व न्याय हेतु लिखित कानूनों की शुरुआत हुई। भारत में कंपनी शासक, ब्रिटिश राज के शासक व कंपनी के स्वयं के प्रशासन के संचालन हेतु अनेक अधिनियम बने, जिसमें चार्टर एक्ट भी सम्मिलित है। 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। देखिए मैंने इसमें भी हाईलाइट कर रखा है। आगे भी हम जैसे जैसे अपने स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने बहुत सी ऐसी लाइनें हाईलाइट कर रखी हैं जो आपके लिए यूजफुल है। यूजफुल तो खैर पूरा ही है, लेकिन जिसमें क्वेश्चंस निकल के भी आ रहे हैं उसमें, और हो सकता है बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। नॉर्मली ये होता है कि एक पैराग्राफ में से यदि एक बच्चा 5 क्वेश्चन निकालता है तो हो सकता है दूसरा उसमें से 6 क्वेश्चन भी निकाल लेता है। 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से भारत में संवैधानिक इतिहास का नया युग आरंभ हुआ। और ये कांग्रेस का जो प्रथम युग था वो उदारवादी युग के नाम से जाना जाता था। कब से कब तक था ये? 1885 से स्टार्टिंग से और 1905 तक। उदारवादी युग क्यों माना जाता था? क्योंकि इस साल में कांग्रेस ने भारतीयों के अधिकारों की मांग हेतु संवैधानिक तरीकों का उपयोग किया। क्योंकि जब उग्रवादी युग हुआ था तो क्या करा था? उग्रवाद नाम से स्पष्ट हो रहा, उग्रवादी लाल पालवाल थे उसके, और लाला लाजपत राय, उन्होंने किस तरह से करा था अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन वगैरह, और ये बड़े संवैधानिक तरीकों से अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। तो नागरिक अधिकारों का विधि के समक्ष समानता हेतु कांग्रेस ने निरंतर संवैधानिक सुधारों की मांग की। कांग्रेस के स्वदेशी आंदोलन का 1909 के भारत सरकार अधिनियम में प्रभाव दिखाई देता है, किंतु इसके प्रावधान कांग्रेस की दृष्टि में अपर्याप्त थे। पुनः 1919 के अधिनियम में भारतीयों को राजनीतिक अधिकार देने का ढकोसला भी किया गया, और उसके पश्चात 1935 के भारत सरकार अधिनियम को व्यापकता प्रदान करने की ये पिछले 1935 में भी किया गया, और ये पिछले संविधान की तुलना में अधिक प्रजातांत्रिक था, किंतु कांग्रेस इससे भी संतुष्ट नहीं थी। इस दौरान 1920 के असहयोग आंदोलन में नागरिक और जनतांत्रिक अधिकारों की मांग कर कांग्रेस के मंच से प्रबल रूप में उठाई गई। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हेतु आरंभ किया गया। ये देखिए, ये मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, लेकिन आप अपना आप कर लें कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ था? पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हेतु। उस समय कांग्रेस ने वयस्क मताधिकार के सिद्धांत की वकालत की थी। इस आंदोलन ने भारी जन सहभागिता ने व्यस्त मताधिकार के सिद्धांत को सुदृढ़ता प्रदान की। अतः जब आजादी के बाद 1950 का संविधान अस्तित्व में आया तो उसमें इन सभी तत्वों का समावेश किया गया। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण एवं उसकी विशेषताओं के बारे में आज हम इसमें चर्चा करेंगे।
सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे संविधान निर्माण के बारे में कि किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ। इसमें हमारा पहला पॉइंट है क्रिप्स मिशन। क्या था क्रिप्स मिशन? 1942 में क्रिप्स मिशन की नियुक्ति के साथ संवैधानिक निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। क्रिप्स मिशन ब्रिटेन की सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य थे और जब ब्रिटिश सरकार को ये विश्वास हो गया कि भारतीयों की मांगों की उपेक्षा अधिक समय तक नहीं की जा सकती, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, कौन थे उस समय? देखिए फिर ये क्वेश्चन आया। उस समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। उन्होंने किसे भेजा? सर स्टेफर्ड के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। ये एक क्वेश्चन है आपका। किसे भेजा, किस नाम से जाना जाता था? क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता था। और इसका उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करना। अब प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस का समर्थन क्यों प्राप्त करना चाहते थे? क्योंकि कांग्रेस एक जन उपयोगी या जन संगठन था, लोकप्रिय, और भारतीय के जितने भी भारतीय थे या भारतीयों के विचारों का प्रतिनिधित्व करता था। रंगून के पतन के बाद भारत पर जापानी आक्रमण की संभावना उत्पन्न हो गई थी और इस खतरे से बचने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल कांग्रेस का युद्ध में समर्थन व सहयोग चाहते थे। क्रिप्स मिशन को भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करके भारत में भावी नीति निर्धारित करने और युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से भेजा गया, किंतु वह सफल नहीं हुआ। क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्या हुआ फिर? असफल हो गया। किंतु इससे क्या हुआ? संविधान निर्माण की दिशा में एक हमारे को नई दिशा मिल गई। क्रिप्स प्रस्ताव का बहिष्कार करते हुए कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया। साथ ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया। आंदोलनकारियों ने जबरदस्त आंदोलन किया, यद्यपि इस आंदोलन को कुचल दिया गया। फिर भी अब ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्र प्रदान करने पर विचार करने लगी। हमारा सेकंड पॉइंट है कैबिनेट मिशन। क्या था ये कैबिनेट मिशन? तृतीय विश्व युद्ध के बाद मई 1945 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के संबंध में एक श्वेत पत्र जारी किया। इस पर आधारित 1945 में जो शिमला समझौता हुआ था वह असफल रहा। स्वतंत्र भारत के संविधान का स्वरूप निर्धारित करने के ध्येय से 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की घोषणा की गई और इसका उद्देश्य स्वतंत्रता तथा संविधान निर्माण के प्रश्नों का हल करना था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा और उसने भारतीय नेताओं से बातचीत की। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की योजनाओं को स्वीकार कर लिया, किंतु मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी इस योजना में पृथक राष्ट्र की मांग नहीं मानी गई थी और संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। संविधान सभा की कैबिनेट मिशन में 389 सदस्य प्रस्तावित थे, जिनमें 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य अन्य रियासतों से रखना तय हुआ था, किंतु आरंभ में ब्रिटिश भारत के सदस्य ही संविधान सभा में सम्मिलित हुए। अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए तो मुस्लिम लीग ने भी चुनाव में भाग लिया। इस चुनाव में कांग्रेस ने सामान्य श्रेणी के 210 सीटों में से कितनी सीटें जीती? 199। पंजाब में 4 सिख सीटें थी, जिसमें से 3 कांग्रेस ने जीत ली। संविधान सभा का जो गठन का कार्य था विधिवत कब हो गया पूर्ण? 1946 नवंबर 1946 में। अच्छा, इसमें 30 विशेष सदस्यों को भी या व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया था जो चुनकर नहीं आए थे। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 सितंबर 1946 को। किसकी अध्यक्षता में? सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। प्रथम अधिवेशन में भी मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और 19 दिसंबर तक संविधान का उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव पर
बहस होती रही, परंतु कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। प्रथम अधिवेशन को इस आधार पर स्थगित किया गया कि जब तक मुस्लिम लीग एवं रियासतों के प्रतिनिधि शामिल न हो, तब तक इसे स्थगित रखा जाए। और दूसरा अधिवेशन 20 से 22 जनवरी 1947 को संपन्न हुआ। इसमें यह निर्णय लिया गया कि अब मुस्लिम लीग के सदस्यों का और इंतजार नहीं किया जाए और नेहरू जी द्वारा प्रस्तावित संविधान का उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। इस प्रस्ताव में क्या कहा गया कि भारत एक पूर्ण स्वतंत्र और संप्रभुता संपन्न गणराज्य होगा जो अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेगा। संविधान सभा का तीसरा अधिवेशन 28 अप्रैल से 2 मई 1947 को संपन्न हुआ और इसमें भी मुस्लिम लीग के सदस्य सम्मिलित नहीं हुई। इसी बीच क्या हुआ कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा हो गई। ये फिर प्रश्न है, माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई? 3 जून 1947। इस योजना में ये स्पष्ट कर दिया गया कि भारत का विभाजन भारत व पाकिस्तान दो प्रथम राज्यों में किया जाएगा। माउंटबेटन योजना के आधार पर 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया। इसके अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और इसी के साथ संविधान सभा एक सर्वशक्तिमान संस्था बन गई। 28 अगस्त 1947 को संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्ष, अब अध्यक्ष कौन बन गए? भीमराव अंबेडकर। कितने सदस्य थे? 7 सदस्यों की एक संविधान प्रारूप निर्मात्री समिति का गठन किया गया। यदि वास्तव में आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्कुल तैयार हो गए हैं, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो पूरी बात आपको संविधान से संबंधित समझ में आ रही है। इस समिति की 30 अगस्त 1947 को आरंभ हुई प्रथम बैठक के 141 दिन तक बैठक चलती रही, जिसमें संविधान की रचना की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान प्रारूप समिति ने 315 धाराओं तथा 8 परिशिष्ट और का संविधान प्रारूप तैयार किया। 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया और इस प्रारूप का 3 वर्ष विधानसभा में वाचन के उपरांत 395 धाराओं और 9 परिशिष्टों का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। अंतिम अधिवेशन देखिए कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का नया संविधान लागू हुआ। आपको संविधान सभा अच्छे से समझ में आनी चाहिए। संविधान सभा की बैठक में संविधान के प्रारूप पर 8 महीने तक बहस हुई और अंतिम रूप प्रदान करने के लिए समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप में संशोधन किए गए। संविधान सभा में कुल 11 दिन तक हुए और इस प्रकार संविधान सभा ने कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह 19 दिन के अथक परिश्रम के बाद इससे अंतिम स्वरूप प्रदान किया। अंतिम स्वरूप प्रदान किया मतलब आपको पता होना चाहिए कितना टाइम तक हुआ ये? 2 वर्ष 11 माह और 19 दिन तक। ये भी आपका एक प्रश्न तैयार हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और जो इसके मेन क्वेश्चंस हैं उनको अपनी कॉपी में उतार भी रहे होंगे। थैंक यू।